हेलो एवरीवन, दिस इज विजय ठाकरे फ्रॉम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। एक ऐसी पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां नॉलेज एनरिचमेंट की बात होती है और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होता है। तो मेरे क्लास 10th के धुरंधर आप आ चुके हैं एक ऐसे टाइम पीरियड में जहां पे हम लोगों ने जितना भी अभी तक के पढ़ा हुआ था, मार्च, अप्रैल और ये हमारा जो मई है, ये पूरा का पूरा जून के साथ में हम लोगों ने जितनी भी साथ में एक पढ़ाई कर ली थी पूरी की यार, चलो इतना इतना सिलेबस हम लोग पढ़ लेंगे। बट ये सब पढ़ाई तब काम की होगी जब हमारे जो आने वाले एग्जाम है उसमें रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा। तो उस रिजल्ट बेहतरीन आने के लिए हम लोगों को करनी पड़ेगी एक वन डे टास्क, एक वन डे प्रैक्टिस, जिसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी सीरीज, जहां पे एज पर द बोर्ड पैटर्न सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट दिए जाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो और अच्छी हो पाएगी दोस्तों। तो मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही शानदार सा सेशन, बहुत शानदार से क्वेश्चंस का सेट, जहां पे हम लोग अपनी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे और आने वाले एग्जाम जो है उसमें हम लोग यहां डेफिनेट सक्सेस भी यहां पे हासिल करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा मैंने आपसे कहा, क्लास 10th एसएसटी पेपर 1 चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। पेपर 1 का मतलब यह है कि हम लोग धीरे धीरे करके एक एक स्टेप पे चलेंगे दोस्तों, एक साथ छलांग नहीं मारनी है, धीरे धीरे करके एक एक स्टेप से हम लोग मार्क्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला पेपर है उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा सा रिदम बन जाएगा, फिर अपन बेहतरीन तरीके से चौके छक्के मारने लग जाएंगे, है ना। इसीलिए पेपर 1 है, उसके बाद अपन पेपर 2 के प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे पेपर 1 में पूरे चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस लेने वाले हैं। मतलब हिस्ट्री है चैप्टर 1, ज्योग्राफी है चैप्टर 1, पॉलिटिकल साइंस है चैप्टर 1 और इकोनॉमिक्स भी है चैप्टर 1। इन सब का कंपोजिशन एक ही साथ हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कुछ अलग अलग तो आने नहीं वाला है। इसीलिए सारे क्वेश्चंस को मैंने कंबाइन करके एक छोटा सा सेट बना के आपको दे दिया, ताकि आपकी प्रैक्टिस चलती रहे दोस्तों। चलिए, तो आप इजाजत दीजिए मुझे, तो हम लोग एंट्री करते हैं हमारे, जैसा कि आपका पैटर्न होता है हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट टाइटल विजन ऑफ अ रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक जर्मनी। अब आपको पता है डेमोक्रेटिक एंड यहाँ पे रिपब्लिक जर्मनी की बात किसने करी थी दोस्तों, तो वो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि फ्रांस का एक आर्टिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरेयो। उसने यहाँ पे सारी कहानी यहाँ पे सोची थी और एक ऐसा विजन सोचा था जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, यूटोपियन विजन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर दिमाग में बैठा हुआ है सर, और मैंने क्लास में कितनी बार बोला कि ये क्वेश्चन 100% आता ही है। ठीक है भाई, चलिए, तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, आप लोगों को पता है, फ्रेडरिक सोरेयो। ओके, Which one of the following is a biotech resources? वो सारे रिसोर्सेज जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट दिखती है, वो सारे रिसोर्सेज को हम लोग कहते हैं बायोटेक रिसोर्सेज। ठीक है ना भाई। चलिए, तो यहाँ पे रॉक्स में कोई भी यहाँ पे ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिलेगी, मिनरल्स में कोई ग्रोथ नहीं, जहाँ पे है जैसा वो वैसा का वैसे ही रहेगा। फॉरेस्ट यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसकी ग्रोथ होती है, स्मॉल सीड्स से लेके पूरे बिग प्लांट्स ट्रीज तक के जाने में ये जो पूरा ये सिस्टम बना होता है, ये यहाँ पे ग्रोथ ही तो शो करता है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पे फॉरेस्ट सही है, और वाटर में भी आपको कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो बायोटिक रिसोर्सेज का सबसे अच्छा एग्जांपल जो है दोस्तों यहाँ पे वो है क्या, फॉरेस्ट। ठीक, कहानी क्लियर यहाँ तक के। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बेल्जियम एकोमोडेटेड इट्स डाइवर्स पॉपुलेशन थ्रू। अब आपको लोगों को पता है कि बेल्जियम में क्या प्रॉब्लम चल रहे थे। यहाँ पे जितने भी लोग थे वो बस एक बात पे लड़ रहे थे कि भैया यहाँ कंट्री में कुछ और चल रहा है और कैपिटल में कुछ और चल रहा है, और कहीं ना कहीं एजुकेशन ही आगे चल के मुद्दा बनती है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि बेल्जियम में एकोमोडेटेड जो किया गया डाइवर्स पॉपुलेशन को, वो किसके थ्रू किया गया? क्या वो मेजॉरिटेरियनिज्म के थ्रू किया गया? सर मेजॉरिटेरियनिज्म तो आपने श्रीलंका में बताया था, जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी में थी, इसलिए वो डोमिनेंस करती थी माइनॉरिटी पे, ये तो हो गया मेजॉरिटेरियनिज्म। दूसरा डिक्टेटरशिप, जहाँ पे सेल्फ रूल स्टार्ट कर दी जाए उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे डिक्टेटरशिप, जैसे कि मसोलिनी ने कर दिया, जैसे कि एडोल्फ हिटलर ने कर दिया, है ना भाई। मगर यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। पावर शेयरिंग, हाँ यहाँ पे एक बात अच्छी हुई कि एकोमोडेशन फैसिलिटीज में यहाँ पावर को शेयर कर दिया गया। हम लोग एक नई टाइप की गवर्नमेंट भी पड़ी थी, याद होगा आप लोगों को दोस्तों, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि कल्चरल, एजुकेशनल, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाई गई थी। मतलब डच भी होंगे उसमें, फ्रेंच भी होंगे और यहाँ जर्मन्स भी होंगे। तो कितनी अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे बनाई थी। बेल्जियम के इसी मॉडल के कारण उसको आगे चल के क्या बनाया गया, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी दोस्तों यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है भाई, चलिए, तो यूनिटरी गवर्नमेंट तो हो ही नहीं सकती, सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तो कोई बात ही नहीं हुई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे पावर शेयरिंग जो है दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। विच
ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इकोनॉमिक गोल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का कौन सा नॉन इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक का मतलब जहां से आपके पास पैसा नहीं आ सकता उसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक। क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉन इकोनॉमिक। तो यहाँ पे बोलता है मोर इनकम, सीधा सीधा आपका कनेक्ट हो गया कैसे? पैसे से। बेटर एजुकेशन, मोर सेविंग या हायर वेजेस। तो देखिए मोर इनकम, मोर सेविंग, हायर वेजेस पैसे से रिलेटेड वर्ड है, मतलब इकोनॉमिकली रिलेटेड वर्ड्स है, मतलब यहाँ पैसा आ रहा है। बट बेटर एजुकेशन में आप किसी के डेवलपमेंट की बात करें, किसी के अच्छे करियर की बात करें, किसी के अच्छे लाइफ की बात करें, तो यहाँ पे पैसे का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है ना भाई? तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? बेटर एजुकेशन जो है यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक गोल है दोस्तों डेवलपमेंट का। ठीक है भाई? चलिए एक क्वेश्चन आ रहा आता है हमारे सामने, विच सॉइल इज नोन एज द रेगर सॉइल। रेगर सॉइल का एक और नाम क्या है? तो आपको पता है बेस्ट सॉइल इंडिया में जो है एलुवियल सॉइल है, उसके बाद है रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल और लैटराइट सॉइल। बट हम लोगों से क्वेश्चन पूछा है कि रेगर सॉइल जो है किसी एक सॉइल का सिनोनिम है, मतलब उसके जैसा ही है। ठीक है? चलिए, तो रेगर सॉइल जो सिनोनिम है वो है यहाँ पे ब्लैक सॉइल का। अब आपको ये बता दूं कि ब्लैक सॉइल की होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, और जहां पे भी कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, जैसे कि महाराष्ट्र और उसके आसपास के इलाके, वहां पे ये ब्लैक सॉइल इजिली अवेलेबल होगी। ये किसके कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छे से जाने जाते हैं? ये कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छे से जाने जाती है, इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी दोस्तों यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है भाई? तो यहाँ तक की कहानी हमारी क्लियर हुई, और हम लोगों ने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करें। जैसा कि हम लोगों ने कहा था रेगर सॉइल का एक और नाम क्या है दोस्तों? ब्लैक सॉइल। ठीक है भाई? चलिए अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि व्हाट इज मीन बाय नेशन स्टेट। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो एक एग्जाम में याद रखिएगा कि आपको लगभग 20 से 30 वर्ड्स तो लिखना ही है, कंपलसरी है। तो मतलब लिमिट बन रही है 20 से 40 वर्ड्स की। तो नेशन स्टेट्स क्या होना चाहिए, ये हम लोग यहाँ पे आज भी समझने वाले और पढ़ने वाले, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। ठीक है भाई? तो नेशन स्टेट वो ऐसा स्टेट होता है जिसमें मेजॉरिटी जो है सिटीजन्स की वो कॉमन कल्चर की होनी चाहिए, मतलब उनका जो कल्चर है वो एकदम कॉमन होना चाहिए। दूसरा, उनकी कुछ पास्ट हिस्ट्री होनी चाहिए, कुछ यहाँ पे सेंस ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए जो कि गवर्न करती है सोवरेन गवर्नमेंट से। सोवरेन गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे किसी भी तरीके से एक्सटर्नल जो है इन्फ्लुएंस के बिना यहाँ पे वो नेशन जो है स्मूथली रनिंग कर सके, स्मूथली चल सके, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों नेशन स्टेट्स। तो याद क्या रखना है कि नेशन स्टेट्स में मेजॉरिटी जो है सिटीजन्स की उनका कॉमन कल्चर होना चाहिए, उनकी कोई पर्टिकुलरली हिस्ट्री होनी चाहिए, और उनकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी होना जरूरी है। जिनके पास एक गवर्नमेंट होगी जो कि एक सोवरेन गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिसमें बाहर के किसी भी व्यक्ति का किसी भी गवर्नमेंट की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई? चलिए, तो नेशन स्टेट्स की बात में आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन आता है डिफाइंड रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स का मतलब यह होता है जो हर तरीके से आपकी मदद कर सके, कहीं ना कहीं आपके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं मदद कर पाए। तो वो सारी चीजें जो आपके किसी न किसी तरीके से मदद कर पाए या आपकी हेल्प कर पाए, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रिसोर्स। अब ये जो रिसोर्सेस हमारे पास है उनकी प्लानिंग कैसे, मतलब उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो ये कहानी पे हम लोग आते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, मालूम करना है कि ये चीज़ है क्या। दूसरा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली करना है कि मतलब किस सेगमेंट में कितने चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोल है हमारे पास, तो कोल का हम लोग मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, मगर कोल का हम लोग जनरली जो यूज़ कर रहे हैं वो आज कर रहे हैं थर्मल पावर स्टेशन में। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे लिए बेसिक नीड है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई काम चल नहीं सकता। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस सेगमेंट में, किस सेक्टर्स में हम लोग करें। उसके बाद उन रिसोर्सेज को मैनेज करना है, ऐसा नहीं हो कि वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो और आपने यूज करा उसको पूरा तरीके से यार रिप्लेनिश कर दिया, खत्म कर दिया, अब इसको बनने में मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। तो ऐसा भी हम लोगों को नहीं करना है। तो किसी भी रिसोर्स को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसको सही से डिस्ट्रीब्यूट करना, और एट द एंड उसको मैनेज करना रिसोर्सेज को, ताकि इसका जुडिशियस यूज हो सके। मतलब आपको क्या करना है, सही सिस्टम से यूज करना है ताकि मिनिमम वेस्टेज पे मैक्सिमम आउटपुट जो है दोस्तों आपके पास आ सके। अवॉइड वेस्टेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि आज जो हमारे पास है वो हमारे फ्यूचर में, जनरेशन में जो भी हमारे लोग आने वाले हैं उन तक की ये चीजें नहीं पहुंचेगी तो कितना दुख होगा हमें। तो हम वो सारी चीजें जो आज हमारे पास इजीली अवेलेबल है वो सारी चीजों को फ्यूचर तक के पहुंचाना कहलाता है दोस्तों यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब वो रिसोर्स प्लानिंग कहलाती है जिसमें रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, मैनेज करेंगे, और इन फ्यूचर से तक के हम लोगों को पहुंचाने का जो काम होगा वो सारा करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है भाई?
भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल? पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? पावर शेयरिंग की हमें जरूरत क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि दो कंट्रीज में, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं बेल्जियम की, जहां हम लोग बात कर रहे हैं श्रीलंका की, दोनों में ही कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो है, बट बेल्जियम में इसको बहुत शानदार तरीके से सॉर्ट आउट किया। जैसे एकोमोडेशन सिस्टम से उसको यहाँ पे सॉर्ट आउट किया गया, वैसे ही यहाँ पे मेजॉरिटेरियनिज्म सिस्टम आया कहाँ पे? श्रीलंका में, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि 1980 से लेकर लगभग 2009 तक के यहाँ पे सिविल वॉर रहा। मतलब कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी आ गई गवर्नमेंट में, तो ये तो हमारे लिए नुकसानदायक है ना दोस्तों। तो पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पावर शेयरिंग रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। क्यों? क्योंकि हम लोग लड़ने में अपना समय बहुत ज्यादा वेस्ट कर देते हैं। जब समय वेस्ट होता है तो वो वापस तो आने वाला नहीं है। समय तो हो रहा है, पैसा भी जा रहा है, रिसोर्सेज भी लग जा रही है, सब कुछ वेस्ट हो जा रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे वॉर्स में इन्वॉल्व रहेंगे तो हमारा सब कुछ जो है वो एम्प्टी होते चला जाएगा। जैसे कि हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखा था कि उसकी ट्रेजरी एम्प्टी हो गई थी किसी ना किसी की मदद करने के कारण। तो पहले उसको तो अपने लोगों का सोचना था, फिर मदद करनी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे भी यही कह रहा है कि पावर शेयरिंग जो है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स की जो पॉसिबिलिटी होती है उसको वो कम करता है बिटवीन सोशल ग्रुप्स एंड एंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट होते हैं वो छोटे छोटे मुद्दे पे होते हैं, मगर ये मुद्दे आगे चल के बड़े बन जाते हैं, इसीलिए इनको यहाँ पे तुरंत ही जो है यहाँ पे सॉर्ट आउट करना जरूरी होता है। इससे हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आती है, गवर्नमेंट भी अच्छे से काम कर पाती है। क्यों? क्योंकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेंगे तो वह एक्सटर्नली कहीं ना कहीं ग्रोथ कर पाएगी। हमारा जो डिप्लोमेटिक सिस्टम है, हमारा जो फॉरेन ट्रेड है, वो सब कुछ बढ़ जाएगा। अगर इंटरनल स्टेबिलिटी रही तो इनस्टेबिलिटी रहेगी तो ये काम नहीं कर पाएगा। एकोमोडेटिंग डाइवर्स इंटरेस्ट, तो इसके कारण हम लोग अलग अलग जगह पे इंटरेस्ट शो करके हम लोग कहीं ना कहीं अपनी कंट्री के डेवलपमेंट की बातें कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पर कैपिटा इनकम क्या होता है? तो इकोनॉमिक्स का सबसे अच्छा क्वेश्चन है पर कैपिटा इनकम। ये पर कैपिटा इनकम जरूरी क्यों? पर कैपिटा इनकम इसीलिए सर जरूरी है ताकि हम लोगों का इंडिविजुअल ग्रोथ का जो ग्राफ है वो हम लोग यहां पे देख पाए। इसीलिए हम लोगों को पर कैपिटा इनकम की जरूरत होती है। मतलब मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे दिखेगा दोस्तों? तो पर कैपिटा इनकम से दिखेगा। नेशनल इनकम से मैं अपना पर कैपिटा इनकम का कोई भी यहां पे रिलेशन क्रिएट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि कंट्री के पास पैसा मगर मेरे पास जेब में पैसा नहीं है, तो मैं कैसे बोलूंगा कि मेरा स्टैंडर्ड अच्छा होने वाला है? मेरे घर में मान लेते कुछ है नहीं और कंट्री के पास अच्छा खासा है, तो इससे तो काम नहीं चलेगा। तो पर कैपिटा इनकम एक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक इंडिविजुअल का शो करता है। इसीलिए पर कैपिटा इनकम का जो पैरामीटर है ये बहुत सही पैरामीटर माना जाता है ना भाई। चलिए ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो पर कैपिटा इनकम निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमारी जो टोटल इनकम है उसको डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से। तो अगर यूएस डॉलर में हम लोगों ने निकाल लिया तो सारा का सारा काम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, लगभग अगर हम लोग माने तो लगभग $49,200 से लेके ये वो वाला मैं आपको डेटा बता रहा हूं जिसके एवज पे, जिसके बेस पे मैं ये कह सकता हूं कि ये कंट्री रिच है या हायर इनकम ग्रुप में आती है। $49,200। और अगर लोअर पे हम लोग बात करेंगे तो लगभग 5,600। तो $5,600 के जो नीचे है वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, और जो लगभग 49,200 के ऊपर है वो हायर डेवलप्ड कंट्रीज है। बट हमारी कंट्री की बात करें तो $6,500 है। मतलब ना हम लोग ज्यादा अमीर है ना 200 हम लोग ज्यादा यहाँ पे गरीब है। तो पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं ये कहानी क्लियर हो गई। पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ कंट्री। तो एवरेज इनकम मतलब लगभग सभी के पास कितना पैसा आता है अपने घर को चलाने के लिए, इसको हम लोग यहाँ पे पर कैपिटा इनकम से कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। तो नेशनल इनकम को डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों? पर कैपिटा इनकम। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं आगे। नेम द टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। चलिए ओनरशिप के बेसिस पर हम लोग दो टाइप के रिसोर्सेज की बात करते हैं। पहला हो गया यहाँ पे इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दूसरा होगा कम्युनिटी। इंडिविजुअल रिसोर्सेज का मतलब हो गया कि मेरे घर में जो गार्डन मैंने लगा रखा है वो मेरे ही ओनरशिप में आएगा। मतलब उसको मान लेते मैंने अमरूद का पेड़ लगाया, अमरूद मैं ही अकेला खाऊंगा, किसी को नहीं दूंगा भाई। ठीक है भाई, तो ये सेल्फिश नेचर जहां पे आ गया वो रिसोर्सेज मेरे इंडिविजुअल रिसोर्सेज। तो आपके घर में जो भी रिसोर्सेज आपकी खुद की है वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहलाती है। बट वो सारे रिसोर्सेज जिसको कि पूरी सोसाइटी यूज करे, जैसे पब्लिक पार्क हो गया, पब्लिक बाथ्स के लिए जो भी टैंक्स बनाए जाते हैं वो, पब्लिक रोड हो गए, पब्लिक बस स्टॉप्स हो गए, ये सारे के सारे सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ऐसी चीजें जो सभी इस्तेमाल कर पाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे कम्युनिटी रिसोर्सेज। ठीक है भाई, तो दो टाइप के ओनरशिप में रिसोर्सेज समझ में आ गए हमें, इंडिविजुअल रिसोर्सेज और दूसरी क्या हो गई दोस्तों यहाँ
पे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। लगभग मान लीजिए आप 60 से 80 वर्ड्स में इसमें कहानी आपको लिखनी ही पड़ेगी, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। चलिए तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स की बात करेंगे, ब्रीफिंग तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, नेम एनी 3 फीचर्स ऑफ द सिविल कोड 1804। अब ये नेपोलियन कोड जो सिविल कोड के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे ये चेंज क्यों करना चाहता था? क्योंकि जब वो आया 1799 में और वो लेके आता है यहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप, तो वो यहाँ पे रूल करने के हिसाब से आता है, बट उसको समझ में आ जाता है लंबे समय तक अगर रूल करना है मुझे तो यहाँ पे सिस्टम्स को चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे एनसीसी में याद करवाता हूँ, नेपोलियनिक सिविल कोड। तो कितने चेंज हुए दोस्तों? 3 चेंज हुए। इसको ब्रीफिंग में आपको लिखना भी है, मैं पॉइंट्स बता दे रहा हूँ। ठीक है भाई, चलिए तो 3 पॉइंट्स क्या है भाई? सबसे पहले ये बोलता है एबॉलिश फ्यूडल प्रिविलेजेस। जो भी यहाँ पे फ्यूडल प्रिविलेजेस जिसको भी मिले हुए थे उन सब की पावर्स को क्या करना है? यहाँ पे खत्म कर देना है। मतलब कि जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को पावर्स देके रखी थी वो खत्म करो। सारी पावर जो है वो किसके पास आ जानी चाहिए? थर्ड स्टेट के पास आ जानी चाहिए। ये उसने शुरू में कहा। ठीक है, दूसरा ये कहता है सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। जिसके पास भी जो भी संपत्ति है वो उसको यहाँ पे बचा के रख सकता है, मतलब यहाँ पे जो जिसकी प्रॉपर्टी उसको छीना नहीं जाएगा। दूसरी बात, तीसरा बोलता है एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब कि लॉ के सामने सारे ही लोग क्या होंगे दोस्तों? अब इक्वल होंगे। तो 3 बातें कही गई, एनसीसी मैंने याद करवाया। सबसे पहले एबॉलिश क्या करना है? पूरा जो फ्यूडल प्रिविलेजेस मिली हुई है वो सब खत्म कर दो। दूसरा, यहाँ राइट टू प्रॉपर्टी मिलेगी। तीसरा, यहाँ पे ये कहा गया कि आपको यहाँ पे लॉ के सामने सभी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। ये सबसे अच्छी बात है दोस्तों। स्टेट 3 प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द रिसोर्स कंजर्वेशन इन इंडिया। हम लोगों के पास रिसोर्सेस जितनी जरूरत है उतनी तो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ गांधी जी का एक बड़ा सा अच्छा सा स्टेटमेंट समझ में आता है। गांधी जी कहते हैं यहाँ पे जरूरत के लिए सब कुछ है मगर लालच के लिए कुछ भी नहीं है। सही तो बात कही उन्होंने। तो ग्रीडी पर्सन के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, मगर जरूरत जो है आपकी उसके लिए सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल। मतलब कोई भी इंसान यहाँ भूखा नहीं सोएगा, इतना तो सब कुछ यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल है। मगर ये सारे रिसोर्सेस एक समय पे हमारी ग्रीडीनेस के कारण हो सकता है खत्म हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको कंजर्वेशन करना पड़ेगा, उसको बचाना पड़ेगा। और नहीं बचाएंगे तो हमारा फ्यूचर जो है वो जीरो का जीरो ही रह जाएगा। इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? कंजर्वेशन करना पड़ेगा। मगर कंजर्वेशन जब हम लोग करना शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ दोस्तों यहाँ पे परेशानियां शुरू हो जाती है। अब वो क्या परेशानियां उसकी हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहली जो परेशानी है उसको बोलते हैं हम लोग ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज। मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे को अभी जब गर्मी है उसमें नहाना है। ठीक है भाई, नहाना तो जरूरी है क्योंकि गर्मी है भाई, पसीना आएगा, नहाना भी पड़ेगा। और मैंने चालू कर लिया शार, और शार चालू कर दिया, पता चल रहा है कि 80 लीटर पानी बहा दिया मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे तो अच्छा लग रहा है भाई, मजा आ रहा है। उसी की जगह अगर मैं एक बाल्टी का, एक बकेट का इस्तेमाल करता तो हो सकता है मेरा 15 लीटर या 20 लीटर में पानी में कंप्लीट हो जाता सारा काम। मगर मैंने क्या करा? 80 लीटर यूज कर लिया, तो 60 लीटर तो मैं अकेला वेस्ट कर रहा हूँ। और मान लेते हैं भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ मानते हैं मिनिमम। अब सोचो एक व्यक्ति इतना कर रहा है तो यार भारत की पूरी जनसंख्या अगर नहा ले शार से तो 100 लीटर तो पानी ऐसे ही वेस्ट कर देंगे। और आने में पता चल रहा है हम लोगों को मिलियन ईयर्स लगेगा वैसा का वैसा पानी। तो पानी हम लोगों को वेस्ट नहीं करना है। इसीलिए कहा गया कि किसी भी रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, जितनी जरूरत है उसका इस्तेमाल करना है, मगर वेस्ट यहाँ पे नहीं करना है। दूसरी बात ये कही गई अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। अमीरों के पास बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन है सारे रिसोर्सेज का, वो जो चाहते हैं वो पैसा देके खरीद सकते हैं। बट गरीबों के पास दिक्कत यह है कि उनके पास तो कोई रिसोर्स ही नहीं है। क्या करेंगे? पैसा ही नहीं है। पैसा नहीं है तो वो रिसोर्सेज उनको नहीं मिल पाई। तो यहाँ पे देखा गया कि जो गैप है सोसाइटी में वो बढ़ता चला जा रहा है, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है, रिच बिकम मोर रिचर एंड पुअर बिकम मोर पुअरर। ये तो कहानी अलग हो गई ना यार। तो सोसाइटी हमारी बढ़ जाएगी तो फिर हमारा देश जो है वो भी तो बढ़ सकता है। इसीलिए हम लोगों को ये सब चीजों को बचाना है। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे लाना है। लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड द माइनिंग। ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण हम लोगों का एनक्रोचमेंट एरिया जो है फॉरेस्ट एरिया में चला गया, कुछ माइंस में चला गया पूरा का पूरा। तो हम लोग जंगल्स में चले गए, फॉरेस्ट में चले गए, और फॉरेस्ट वाले जो एनिमल्स है फिर हमारे घर में आ गए। तो टाइगर्स, लेपर्ड्स ये भी बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है? क्यों? क्योंकि अब उनके घर तो बच्चे नहीं है तो वो आपके घरों में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है। कोशिश करनी है कि यहाँ पे हम लोग माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल्ड वे में करें, ताकि यहाँ किसी भी तरीके से नेचर का एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरनमेंट का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। मेंशन एनी 3 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी। 3 तरीके की पावर शेयरिंग हम लोगों को बताना है। मॉडर्न डेमोक्रेसी मतलब आजकल की जो डेमोक्रेसी चल रही है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पावर शेयरिंग में हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जिसमें तीनों
तीनों के पास ही जो पावर होती है दोस्तों वो एकदम बराबर होती है। द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी। रूल बनाने का काम लेजिस्लेचर का है, उसको कंप्लीट करने का काम, इंप्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का है, और देखने का काम कि ये दोनों सही से काम करते हैं कि नहीं है, वो काम किसका है दोस्तों? जुडिशरी का है। आप लोगों को ये सारी चीजें पता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, मतलब ये तीनों पावर्स में क्या है दोस्तों? इक्वल है, ठीक है। चलिए दूसरी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वर्टिकल पावर शेयरिंग की। हम लोगों को पता है कि स्टेप बाय स्टेप हमारे यहाँ पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पावरफुल जो गवर्नमेंट है वो यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसको कि लीड करने का काम हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर करते हैं। दूसरी हमारी स्टेट गवर्नमेंट होगी, जिसको लीड करने का काम चीफ मिनिस्टर करते हैं। और फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। 1992 में ये बनती है 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद, जिसमें हम लोग बात करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, मतलब जिनको हम लोग सरपंच के थ्रू कंट्रोल करवाते हैं। और हम लोग बात करते हैं म्युनिसिपैलिटीज की, जिसको हम लोग बड़े शहरों में महापौर के नाम से जानते हैं, मेयर के नाम से जानते हैं। ये हम लोगों को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है भाई। तो ये वर्टिकल पावर शेयर होंगे 1 2 3, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया पैरेलल, ठीक है। पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स, तो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हमारे बने गए हैं, जिसको हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट, जैसे बेल्जियम में, जो कि कल्चरल, एजुकेशन और लिंग्विस्टिक के बेसिस पर बनाई गई थी। तो इस तरीके से हम लोग पावर शेयरिंग जो है सोशल ग्रुप्स के भी बीच में करते हैं, ठीक है भाई। इसका ब्रीफिंग आप लोगों को याद करना है, ठीक है। स्टेट एनी 3 नॉन मटेरियल गुड्स ऑफ द डेवलपमेंट। ये बोल रहा है कि डेवलपमेंट में कुछ ऐसी भी चीज बताइए जो नॉन मटेरियल हो, ठीक है, जिसका मटेरियल से कोई लेना देना, मतलब जो टेंजिबल नहीं हो, विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच। ये तो दिखती तो है, मगर वो ऐसे नहीं दिख रही है। जैसे मैं खुश हूं, तो ये दिख तो रहा है मैं खुश हूं, मगर इसके पीछे कोई मटेरियलिस्टिक वे नहीं हो सकता ना। हो सकता है कुछ और बात होगी जिसके कारण मैं खुश हूं यहाँ पे, है ना। तो हम लोग बात करते हैं इक्वल ट्रीटमेंट एंड द फ्रीडम। अगर किसी व्यक्ति को, जैसे मेल और फीमेल है, अगर किसी के साथ वेजेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो जाए या किसी और चीज में भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, तो ये चीज उसको फील होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब ट्रीटमेंट इक्वल होता है तो उनको अच्छा लगता है कि ये हमारी सोसाइटी, ये हमारा जो समाज है, ये हमारा जो देश है, सभी के लिए बराबरी से यहाँ मदद करने के लिए खड़ा हुआ है। सिक्योरिटी एंड द रेस्पेक्ट, तो सिक्योरिटी और रेस्पेक्ट को आप यहाँ पे किसी भी तरीके से खरीद नहीं सकते। सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं हुआ कि सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया, पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ये सिक्योरिटी नहीं दोस्तों, कि हम अपने देश में कहीं भी किसी भी समय घूम सकते हो, आ सकते हो, जा सकते हो, ये सब सिक्योरिटी चाहिए। रेस्पेक्ट का मतलब ये हुआ कि एज के बेसिस पे रेस्पेक्ट ना दी जाए, जो भी हमसे बात कर रहा है उन सबको सम्मान दिया जाए, ये रेस्पेक्ट की बात हो रही है, जिसको हम लोग कभी भी पैसे से दोस्तों नहीं खरीद सकते। बेटर एनवायरमेंट एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यहाँ पे यही बात हो रही है कि फॉरेस्टेशन किया जाए, बहुत ज़्यादा पेड़ लगाया जाए, जिसके कारण क्लीन एंड ग्रीन जो है सिस्टम मिल जाए, हमें क्लीन एयर मिल जाए और ग्रीन सिस्टम मिल जाए, जिसके कारण अच्छा खासा पानी गिरेगा और सारा का सारा सिस्टम जो है वो बैलेंस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि जर्मनी के यूनिफिकेशन में क्या प्रोसेस रहा और किसका सबसे बड़ा रोल रहा। तो सर एक ही व्यक्ति का नाम दिमाग में आता है, जिसका नाम है ओटो वन बिस्मार्क। ये चीफ मिनिस्टर रहा और इसने कहीं ना कहीं जर्मनी को यूनिफाई करवा ही दिया 1871 में। चलिए तो एक एक पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन जर्मनी वाज सपोर्टेड बाय द प्रूशिया। तो 1848 के बाद यहाँ पे नेशनलिज्म का सिस्टम पूरी तरीके से छा जाता है जर्मनी में, ठीक है, जिसको कि सपोर्ट मिलता है यहाँ पे प्रूशिया क्या। ऑलरेडी ये अटेम्प्ट कर चुके थे कि हम लोग एक नेशन स्टेट बनेंगे, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया था। ओटो वन बिस्मार्क, द यूनिफिकेशन थ्रू ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, उसको पता था कि भैया ब्लड एंड आयरन पॉलिसी से ही ये पॉसिबल है। अगर हम लोग सोचेंगे कि सिर्फ हाथ जोड़ के मॉडरेट सिस्टम से हमें आजादी मिलने वाली है और हमारा देश बनने वाला है, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। 3 वॉर्स यहाँ पे होते हैं, मतलब 7 ईयर्स में 3 वॉर्स होते हैं, जिसमें डेनमार्क के साथ 1864 में, ऑस्ट्रिया के साथ 1866 में और फ्रांस के साथ 1870 से लेके 1870, और तीनों को यहाँ पे हरा दिया गया। सबसे अच्छी बात क्या बात है, विक्ट्री ओवर फ्रांस लेड टू जर्मन स्टेट ज्वाइनिंग प्रूशिया। अब इसके कारण क्या हुआ, जैसे ही फ्रांस पे कब्जा हुआ, ऑटोमेटिकली ये कहां पे मिल गया, प्रूशिया में मिल गया। मतलब इसका सारा श्रेय जो है, सारा क्रेडिट जो है वो किसको जाता है दोस्तों, ओटो वन बिस्मार्क को जाता है। केसर विलियम वाज प्रोक्लेम्ड एम्परर इन 1871 एट द वर्साइलेस। तो वर्साइलेस तो जगह है, आपको पता है। यहाँ पे कौन अपने आप को यहाँ पे प्रोक्लेम करता है एज अ किंग, केसर विलियम वन, याद रहेगा ना, केसर विलियम वन, ठीक है भाई। चलिए The new state emphasized strong bureaucracy। अब यहाँ पे जब नया जर्मन बनेगा, नई जर्मनी स्टेट बनेगी, तो उसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बनाने पड़ेंगे। तो इन्हें कहा कि ब्यूरोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ डिप्लोमेसी जरूरी है। डिप्लोमेसी होगी तभी तो जाके अच्छे से यहाँ पे रूल कर पाएंगे। एंड कंजर्वेटिव रूल, आर्मी भी यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए, दूसरा कंजर्वेटिव रूल भी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि हम अपने पूरे पास्ट को भूल जाए, पास्ट को भी रिस्पेक्ट करना है, बट फ्यूचरिस्टिक प्लान्स भी हम लोगों को यहाँ पे लेके चलना है। तो ये कुछ हाईलाइटेड बुलेट पॉइंट्स थे जो कि लॉन्ग
आंसर्स में आप लोगों को याद करने हैं, समझना है, ठीक है भाई। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सजेस्ट एनी 3 वेज टू अचीव इट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये हम लोगों को पता है कि नियर बाय जो भी हमारा प्रेजेंट है उसको तो हम सिक्योर करेंगे 200% क्या 2000% करेंगे, बट हम लोग फ्यूचर तक के भी ये जितनी भी रिसोर्सेस हमें जैसी जिस स्थिति में मिली है वो सारी चीजें हम लोग अपने फ्यूचर प्लान्स तक के, मतलब फ्यूचर जनरेशंस तक के भी ले जाने वाले हैं। ये सब कुछ आता है दोस्तों यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ये 3 पॉइंट्स में हम लोग यहाँ पे ब्रीफ करने वाले हैं, ठीक है भाई। चलिए तो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझते हैं कि मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन का किसी भी तरीके से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना और अपनी नीड्स को यहाँ पे फुलफिल करना। इट एंश्योर्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, सबसे बड़ी बात यह है कि एनवायरमेंट को कंजर्व करना, बचाना है। सोशल इक्विटी, मतलब सभी चीजों को क्या करना है, इक्वली हम लोगों को डिवाइड करना है सोसाइटी के बीच में, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होना चाहिए। अब इसको कैसे अचीव करेंगे, यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज जुडिशियसली। जितनी भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जिसको कि आने में वापस उतना समय नहीं लगता जितना नॉन रिन्यूएबल को लगता है, जैसे सनलाइट हो गई, विंड हो गई, एयर हो गई, वाटर हो गया, इसको आने में समय तो लगेगा नहीं, मगर यहाँ पे अगर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है, कोल है, पेट्रोल है, ये सब गया तो मिलियन ईयर्स लगेंगे दोस्तों आने में। इसीलिए कहा गया कि जितनी भी रिसोर्सेस है जो कि मेनली रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उसको भी अच्छे से इस्तेमाल करिए, क्योंकि सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी हमारे पास कम है तो बहुत सारा 70-80% पानी है, मगर उसका करोगे क्या, वो पीने लायक थोड़ी ना है। इसीलिए यहाँ रिन्यूएबल रिसोर्सेस को भी सही से इस्तेमाल करना दोस्तों यहाँ पे जरूरी है, ठीक है भाई। चलिए दूसरा ये कहते हैं कि रिसाइकल एंड रीयूज मटेरियल, जितनी भी चीजें हैं जिनको रीयूज करा जा सकता है, रिसाइकल करा जा सकता है, उन सारी चीजों का सही से इस्तेमाल करना दोस्तों बहुत जरूरी है। नहीं तो ये एक बार खत्म हो जाएगी तो दोबारा इसमें डबल ट्रिपल और ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, इसीलिए इससे हमें बचना है। प्रमोट एफॉरेस्टेशन एंड कंजर्व बायोडायवर्सिटी, तो हमें कोशिश करना है कि यहाँ पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें एफॉरेस्टेशन को, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए। जैसे 5 जून को एनवायरमेंटल डे आया तो स्कूल्स में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ठीक है भाई, कि ये वाला जो पहाड़ है सूख गया, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे पेड़, एफॉरेस्टेशन करेंगे। उसके कारण वहाँ के पूरी क्लाइमेटिक कंडीशन ही चेंज हो गई दोस्तों। बहुत सारे पहाड़ जो सूखे रह जाते थे वहाँ पे ग्रीनरी दिख रही, इतना पॉजिटिव वहाँ पे वाइब्स आता है, इसीलिए यहाँ एफॉरेस्टेशन बहुत जरूरी है। दूसरा जो डाइवर्सिटी हमारे साथ है, जैसे कि हम लोग प्लांट्स की रक्षा कर रहे हैं वैसे ही हमारे पास जो एनिमल्स है उनकी भी रक्षा करना है। यहाँ पे पोचिंग को पूरी तरीके से बंद करना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लगा हुआ है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक्ट लगा हुआ है 1973, मगर उसके बाद भी किलिंग्स हो रही है। तो ये सब चीजों को हम लोगों को अवेयरनेस के थ्रू कंट्रोल यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ग्रीडीनेस रहेगी तो यहाँ पे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, बट नीड्स के लिए अगर हम लोग काम करते हैं तो सारी चीजों को हम लोग सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ तक के कहानी आपको समझ में आई होगी। ये हम लोगों ने करा है एक पहला स्टेप पेपर का, जो हमारी तैयारी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी बेसिस पे हम लोग और भी पेपर दोस्तों यहाँ पे करेंगे, जिससे आपके प्रिपरेशन जो है वो बेस्ट और सुपर्ब हो जाए, है ना भाई। चलिए तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं आपका एसएसटी गुरु, मुझे देखने के लिए, मुझे समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कुछ भी डाउट आता है तो बिल्कुल आप बिना झिझक के, बिना सोचे समझे आप बिल्कुल यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।